Gupta and welcome to this channel of Genius Classes. Today we will be study about insemination and fertilization. आज हम लोग इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में अध्ययन कर चुके थे और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ओस्टर साइकिल में क्या डिफरेंस है ये सब के बारे में ना हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इंसेमिनेशन के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो है बट बहुत अच्छा टॉपिक है और प्रोसेस वाइज प्रोसेस समझेंगे तो आसानी से फर्टिलाइजेशन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन जैसा कि आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि स्पर्म क्या होता है, सेमेन क्या होता है। सेमेन की यदि बात की जाए तो सबसे लास्ट पीरियड में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बनता है उसको सेमेन ही बोलते हैं। और ये सेमेन जो होता है वो बहुत सारे स्पर्म्स मिलके बने हुए थे, यानी कि बहुत सारे स्पर्म्स मिलते हैं, मिलियनों स्पर्म्स मिलते हैं, तब जाके काची का निर्माण होता है, सेमेन का निर्माण होता है। लगभग 20 से 30 करोड़ 20 से 30 करोड़ स्पर्म्स मिलते हैं आपस में, तब जाके ना सेमेन का निर्माण होता है। और यही सेमेन जो होता है वो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या करता है, इजैकुलेट करता है। तो सबसे पहला प्रोसेस देखते हैं इंसेमिनेशन होता क्या है। तो इंसेमिनेशन प्रोसेस में होता क्या है कि मेल जो होता है वो पेनिस के द्वारा, यानी कि बाय पेनिस मेल जो होता है वो अपने सेमेन को क्या करता है कि वेजाइना के अंदर, किसके वेजाइना के अंदर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, यानी कि मेल अपने पेनिस के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेजाइना के अंदर सेमेन को क्या करता है, डिपॉजिट करता है। और यही डिपॉजिट करने की प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। यानी कि इंसेमिनेशन प्रोसेस में होता क्या है कि मेल अपने सेमेन को ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि वेजाइना के अंदर क्या करता है, तो इजैकुलेट करता है या फिर बोल सकते हैं डिपॉजिट करता है। यानी कि बाय पेनिस द मेल डिपॉजिट द सेमेन इनटू वेजाइना, यानी कि वेजाइना में जब मेल अपना पेनिस के द्वारा सेमेन को क्या करता है, डिपॉजिट करता है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। एक बात और, ये वेजाइना में पेनिस को क्या करता है, डिपॉजिट तो करता है सेमेन को, बट वेजाइना के पास जो सर्विक्स होती है अंदर में जाने के बाद वो सर्विक्स के जस्ट क्लोज यानी कि जस्ट पास में पेनिस ना क्या करता है, तो सेमेन को इजैकुलेट करता है या डिपॉजिट करता है। इसके बाद ये तो हो गया इंसेमिनेशन प्रोसेस। यहाँ पे एक टर्म पढ़ना है एआई। एआई के मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, ऐसे एआई कंप्यूटर में भी पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटरफेस। ये कंप्यूटर का टर्म नहीं है, बायो का टर्म यहाँ पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यही होता है कि जब किसी महिला को या जब किसी फीमेल को बच्चा नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, हो सकता है स्मॉल पेनिस की वजह से, उसके सर्विक्स के पास में मतलब सेमेन का डिपॉजिट ना हो रहा हो या किसी भी रीजन से, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि उस फीमेल के अंदर एआई प्रोसेस की जाती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और एआई प्रोसेस में क्या होती है कि कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियली ढंग से सिरिंजों के माध्यम से क्या किया जाता है कि सेमेन को ना मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर वेजाइना के अंदर इजैकुलेट की जाती है, आर्टिफिशियली इजैकुलेट की जाती है। और इसी को ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है ये तो देख लिए। ये ज्यादातर ना पालतू जानवरों में किया जाता है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, और उत्तम किस्म के नस्ल को प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियली ढंग से, कृत्रिम ढंग से बीड्स को निकाला जाता है। प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला प्रोसेस यही है कि आर्टिफिशियली ढंग से
बीज को निकाला जाता है, सेमेन को निकाला जाता है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि जब बीज को आर्टिफिशियली ढंग से निकाल लिया जाता है तो दूसरा उस बीज को ना प्रयोगशाला में उसको परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के बाद तीसरा प्रोसेस में क्या किया जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेजाइना के अंदर उसको क्या कर दी जाती है, डिपॉजिट कर दी जाती है। तो यही 3 प्रोसेस के द्वारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसलिए किया जाता है, इसका पहला लाभ तो ये है कि जो फीमेल किसी भी रीजन से या पेनिस छोटा होने के कारण या फिर किसी और भी वजह से अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है, फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, तो बीज को यानी सेमेन को वेजाइना के अंदर डाला जाता है। तो पहला तो फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा है कि ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से ही उच्च किस्म का प्राप्त किया जाता है, नस्ल प्राप्त की जाती है। और तीसरा फायदा ये है कि सेमेन को स्टोर करके, यानी कि सेमेन जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके आसानी से हम फर्टिलाइजेशन क्रिया करवा सकते हैं या इंसेमिनेशन क्रिया करवा सकते हैं। यानी कि एक जगह से बहुत आसानी से दूसरी जगह पे ले जाके सेमेन को और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से हम फर्टिलाइजेशन क्रिया करवा सकते हैं। तो ये टोटल के टोटल ना जो डिटेल्स वर्क था वो इंसेमिनेशन के बारे में था। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ना इंसेमिनेशन के बारे में डिटेल्स देखें। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन के एक्चुअली में डिफिनेशन दी जाए तो कहा गया कि द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ सेकेंडरी ओसाइट, जिसको ओवम बोलते हैं, टू फॉर्म जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ सेकेंडरी ओसाइट टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो स्पर्म कहाँ से आया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। स्पर्म को सेकेंडरी ओसाइट बाद में ओवम बनता है। जब मियोसिस 2 हो जाती है तब जाके ओवम बनता है। ये ओएजेनेसिस में आप लोग पढ़ा चुके हैं। तो ये स्पर्म को ना सेकेंडरी ओसाइट के साथ फ्यूज करना, मिलना। जब स्पर्म जो होता है सेकेंडरी ओसाइट के साथ फ्यूज करता है, मिलता है काहेला, तो जाइगोट को निर्माण करने के लिए, टू फॉर्म ए जाइगोट। यानी कि जब ना स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के साथ मिलकर और जाइगोट का निर्माण करता है तो इसी प्रोसेस को ना फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये क्रिया जो होती है, ये क्रिया वो कहाँ पे होती है, तो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस कहाँ पे होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन, एम्पुलर मतलब एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होता है ना। तो मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब कि टेक्स प्लेस इन एम्पुलर रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। यानी कि ये कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिया ना फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में होता है। होता क्या है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मेल होता है वो फीमेल के अंदर इंसेमिनेशन करता है। इंसेमिनेशन में होता क्या है कि अपने सेमेन को मतलब फीमेल के वेजाइना के अंदर इजैकुलेट करता है, डिपॉजिट करता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल डिपॉजिट द सीमेन इन वेजाइना, और वो भी वेजाइना में डिपॉजिट करता है। तो किसके पास में, तो सर्विक्स के जस्ट क्लोज, यानी कि सर्विक्स के पास में, सर्विक्स के जस्ट क्लोज क्या करता है कि मेल अपने सीमेन को डिपॉजिट करता है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन हो जाती है
तो ओव्यूलेशन होने के 6 से 7 घंटों के बाद क्या होता है कि ओव्यूलेशन जैसे ही होता है तो ओवम ना जो सेकेंडरी ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट एम्पुलर रीजन में जाता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में मूव करने लगता है। तो वहां पे ना जब फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है ओवम, और उस कंडीशन में यदि यहाँ पे इंसेमिनेशन क्रिया हो जाती है तो दोनों स्पर्म यानी कि स्पर्म यहाँ पे जो सेमेन है वो सेमेन और वहां से ओवम वो दोनों ना फ्यूज करते हैं, इसी को तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो ये जो सेमेन होता है ये सेमेन ना पहुंचता कहाँ पे है तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? सबसे पहले वेजाइना में जाता है, सर्विक्स से होते हुए उसके बाद यूट्रस में पहुंचता है। फिगर देखा जाए तो फिगर मैं बता चुका हूं कि ये देखिए ये मान लीजिए क्या है फैलोपियन ट्यूब, और ये जो रीजन है वो यूट्रस का रीजन है। तो यहाँ से ये सर्विक्स का रीजन है, यहाँ पे मान लीजिए कि सेमेन को इजैकुलेट किया गया, उसके बाद ये ऐसे सर्विक्स से होते हुए ये यूट्रस से होते हुए पहुंचता कहाँ फैलोपियन ट्यूब में। यानी कि जो सेमेन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, और फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचता है तो उसके लिए ना सेमेन के ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। यानी कि सेमेन जो स्पर्म होता है फ्लैजिलेट होता है, और फ्लैजिलेट होने के कारण ये क्या करता है मोटाइल होता है, यानी कि इसमें मूवमेंट पाई जाती है, और ये मूवमेंट के कारण ही ना वेजाइना से होती हुई सर्विक्स से होती हुई यूट्रस से होती हुई कहाँ पे पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि यदि सेमेन की यदि स्पर्म की ना यदि मूवमेंट की बात की जाए, मूवमेंट रेट की किस गति से ये मूव करता है तो 1.5 mm से लेके 3 mm पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1.5 से 3 mm स्पर्म जो होता है वो क्या करता है मूव करता है। स्पर्म क्या करता है मूव करता है, और मूव करने के बाद यही गति से मूव करते 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 ना यूट्रस से होते हुए कहाँ पे जाता है तो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। इसके बाद एक बहुत सी अच्छी बात यह है कि जैसे ही स्पर्म जो होता है वो जैसे ही डिपॉजिट किया जाता है सर्विक्स के अंदर वेजाइना के अंदर, तो ये वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक जाते जाते ये मूव करते करते तो जाता ही, और जाते जाते इसका कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन नया वर्ड है, बात यह है सोचिएगा कि कैपेसिटेशन क्या होता है। तो इस कैपेसिटेशन पे ना हम लोग अलग से लेक्चर ही बना देंगे, अलग से ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके बारे में सिर्फ ये जानिए कि कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पर्म एक्टिव हो जाता है। एक्टिव क्यों होता है तो स्पर्म एक्टिव इसीलिए होता है कि वो सेकेंडरी ओसाइट के साथ मिले और सेकेंडरी ओसाइट को मियोसिस सेकेंड करवा दे, ताकि ये सेकेंडरी ओसाइट कोचिंग बदल जाए ओवम में बदल जाए, और यही ओवम जो होता है वो फर्टिलाइजेशन करके कोचिंग बदलता है जाइगोट में। यानी कि जो स्पर्म होता है वो एक्टिव होना, स्पर्म को क्या होना एक्टिव होना, किस लिए तो सेकेंडरी ओसाइट को ना मियोसिस सेकेंड करवाने के लिए। यही प्रोसेस क्या कहलाता है कैपेसिटेशन। बात यह है कि कैपेसिटेशन कैसे होती है ये कैपेसिटेशन वाला लेक्चर में देखेंगे, लेकिन कैपेसिटेशन क्या है इसे देख लें। दूसरी बात कैपेसिटेशन होती कब है तो जब ना यहाँ पे वेजाइना में जैसे ही सेमेन को इजैकुलेट किया जाता है और ये वेजाइना से चल के और फैलोपियन रीजन में जाते जाते ही इस सेमेन को या स्पर्म को कह सकते हैं कि क्या होता है कैपेसिटेशन होता है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि कैपेसिटेशन प्रक्रिया द्वारा ये क्या होता है कि स्पर्म एक्टिव हो चुका है और यहाँ से स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में जा चुका है। और दूसरी बात ये देखें कि ओव्यूलेशन के कारण इधर से ओवरी से ओव्यूलेशन के कारण जो सेकेंडरी ओसाइट है वो भी निकल कर और फैलोपियन ट्यूब में दोनों आ चुका है। अब हम लोग ना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस देखेंगे, फर्टिलाइजेशन किस प्रोसेस कैसे होता है। इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग ना फर्टिलाइजेशन के ना प्रोसेस को समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि इवेंट समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसके द्वारा क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है। या और यही इवेंट्स जो है फर्टिलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझाएगा। इसको समझ गए तो समझिए फर्टिलाइजेशन को समझिए, यानी कि इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन।
इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये समझिए कि पूरी फर्टिलाइजेशन क्रिया में कैसे प्रोसेस भाग लेगा, कौन कौन से इवेंट्स भाग लेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्यतः पूरी फर्टिलाइजेशन क्रिया में हम लोग 4 इवेंट्स को पढ़ेंगे। पहला इवेंट्स जो होता है वो एक्रोसोमल रिएक्शन कहलाता है। दूसरा इवेंट जो होता है वो कॉर्टिकल रिएक्शन कहलाता है, कॉर्टिकल रिएक्शन। तीसरा इवेंट जो होता है वो स्पर्म एंट्री कहलाता है, स्पर्म एंट्री। और चौथा इवेंट जो होता है इसे कैरियोगैमी कहलाता है। ये तो हो गया चारों इवेंट्स का नाम। अब जैसे ही ये चारों इवेंट समाप्त होते हैं पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन क्रिया समाप्त हो जाती है। बात ये है कि ये चारों इवेंट्स में होता क्या है, तो एक एक करके ना हम लोग चारों इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। पहला इवेंट जो है वो एक्रोसोमल रिएक्शन। ये एक्रोसोमल रिएक्शन में होता क्या है, तो देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि इधर से क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंचता है। मान लीजिए ये ओवम है, ओवम एक्चुअली में पहुंचता तो नहीं है, सेकेंडरी ओसाइट पहुंचता है। सेकेंडरी ओसाइट को मेयोसिस 2 हो जाता है तब ओवम बनता है। और मेयोसिस 2 कब होता है, जब स्पर्म के कांटेक्ट में होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन ये देखिए कि सबसे पहले क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ओवम पहुंचता है और इधर से मान लीजिए क्या पहुंचता है, स्पर्म पहुंचता है, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। तो यूट्रस से होते होते स्पर्म पहुंचता है, इधर से क्या पहुंचता है, ओवम पहुंचता है। जब दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं तो हम आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं सेमेन स्ट्रक्चर, और सेमेन के स्पर्म के स्ट्रक्चर पे हम पढ़ा चुके हैं कि स्पर्म के सबसे टिप पे पाया जाने वाला होता है एक्रोसोम होता है। आप लोग याद कीजिएगा, इस प्रकार की रचना पढ़ाए होंगे। तो ये जो सबसे टिप वाला भाग है इसको क्या बोल रहे थे, एक्रोसोम भाग। और ये एक्रोसोम भाग होता है। और हम आप लोग को स्पर्मेटोजेनेसिस वाले लेक्चर में ये भी पढ़ा चुके हैं कि ये एक्रोसोम का निर्माण जो होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है, पढ़ा चुके हैं सर। तो ये एक्रोसोम जो होता है वो एक्रोसोम टिप पे पाए जाने वाली एक रचना है, किसका, स्पर्म का। और यही जो एक्रोसोम होता है वो एक्रोसोमल रिएक्शन करवाता है। ये एक्रोसोमल रिएक्शन में होता क्या है, तो ये एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है कि एक्रोसोम यानी कि स्पर्म के टिप पे पाए जाने वाले एक्रोसोम जो होता है वो एक्रोसोम के पास क्या होता है, एक तो ये पहले से कैपेसिटेट हो जाता है, कैपेसिटेशन हो जाता है। तो कैपेसिटेशन हो रहता है तो ये फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए एक्टिव रहता है। दूसरी बात कि ये एक्रोसोम के लिए जैसे ही इस एक्रोसोम एक्टिव होता है तो ये ना एंजाइम डेवलप करता है, और ये जो एंजाइम निकलता है वो स्पर्म लाइसिन कहलाता है। यानी कि ना एक्रोसोम जो होता है स्पर्म का एक्रोसोम वो स्पर्म लाइसिन डेवलप करता है। ये एक प्रकार की क्या है, एंजाइम है। और ये स्पर्म लाइसिन के रूप में 3 एंजाइम मुख्य रूप से क्या करता है, डेवलप करता है। पहला जो एंजाइम है उसको हाइलुरोडेज कहलाता है। पहला एंजाइम हाइलुरोडेज कहलाता है। और ये हाइलुरोडेज क्या करता है, तो ये फॉलिकल के सेल को क्या करता है, फॉलिकल सेल्स को क्या करता है, डीजेनरेट करता है। ये डीजेनरेट बोल सकते हैं, डीजेनरेट करता है यानी तोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही देखिए ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट, तो सेकेंडरी ओसाइट के नाम हम आप लोग को क्या स्ट्रक्चर बता चुके हैं कि सेकेंडरी ओसाइट की यदि बात की जाए तो ये सेकेंडरी ओसाइट है। ये सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर ना एक लेयर होती है जिसको जूना पेलिसूडा कहते हैं, और इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। और इसके बाद थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या करता है हाइलुरोडेज,
कि ये फॉलिकल सेल्स को क्या करता है, डीजेनरेट करता है। यानी कि थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये सब जो सेल्स हैं, ये सब मेम्ब्रेन को तोड़ने का काम, डीजेनरेट करने का काम ये हाइड्रोजन रेज करता है। और क्यों डीजेनरेट करता है, ताकि स्पर्म जो हो वो सेकेंडरी ओसाइट को जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस से जाके अटैच हो जाए। अटैच हो जाए मतलब उसको न्यूक्लियस से जाके वहां पे सेल डिवीजन करके उसको जाइगोट में बदले। तो यहाँ पे क्या करता है कि सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, फॉलिकल सेल्स, वो उसको डीजेनरेट करने का काम हाइड्रोजन रेज करता है। दूसरा जो स्पर्मलाइसिन पाया जाता है, यानी दूसरा एंजाइम जो पाया जाता है, उसको कोरोना पेनिट्रेटिंग हार्मोन कहते हैं, पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या है, तो ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है इसे क्या करता है कि ये जो बाहर लेयर जो कोरोना रेडिएटा है, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट के सबसे बाहर लेयर जो कोरोना रेडिएटा है, उसको डीजेनरेट करने के लिए कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम पाया जाता है। और तीसरा एंजाइम जो पाया जाता है उसका नाम है जूनालाइसिन। जूनालाइसिन, ये जूनालाइसिन का क्या काम है, तो जूनालाइसिन का ये काम है, ये सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जो लेयर पाया जाता है जूना पेलिस्यूडा का, वो जूना पेलिस्यूडा के लेयर को तोड़ने का काम, ब्रेक करने का काम, डीजेनरेट करने का काम क्या करता है, जूनालाइसिन करता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्रोसोमल रिएक्शन में कौन भाग लेता है, तो स्पर्म में पाए जाने वाले एक्रोसोम भाग लेता है, और ये एक्रोसोम क्या निकालता है, एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करता है, तो सेकेंडरी ओसाइट की जो बाहर बाहर लेयर है, वो जूना पेलिस्यूडा का लेयर है, वो कोरोना रेडिएटा का लेयर है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना लेयर है, तो ये सब को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। और ये सब को तोड़ता क्यों है, ताकि जो स्पर्म है वो स्पर्म एंट्री कर सके कहाँ, तो सेकेंडरी ओसाइट के पास एंट्री कर सके। तो इस प्रकार से एक्रोसोमल रिएक्शन के द्वारा स्पर्म एंट्री करता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन देखेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन। इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग ना एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में देखें। एक्रोसोमल रिएक्शन करता क्या है, तो सेकेंडरी ओसाइट के बाहर पाए जाने वाले जो भी मेम्ब्रेन होते हैं, वो जो भी लेयर होता है उसको तोड़ने का काम करता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में एक और काम होता है, एक काम यही होता है कि देखिए फर्टिलाइजेशन होने के लिए ना पीएच को मेंटेन होना बहुत जरूरी है, और वो पीएच को मेंटेन करने का काम एक्रोसोमल रिएक्शन में ही होता है, एक्रोसोम ही करता है, उसके द्वारा निकाला गया एंजाइम करता है। दूसरी बात, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये दोनों को भी ना मेंटेन होना बहुत जरूरी है। ऐसा माना गया कि जिस महिला को कैल्शियम आयन की कमी होती है उसमें फर्टिलाइजेशन की चांस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि मतलब जब भी महिलाओं को ना कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि फर्टिलाइज आसानी से हो सके। और जिस महिला को बच्चे नहीं हो पाते उसको कैल्शियम की थोड़ा सा दवा भी दी जाती है, ताकि फर्टिलाइजेशन की चांस जो है, पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाए। तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन या फिर पीएच को मेंटेन करने का काम एक्रोसोमल रिएक्शन ही करता है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन, ये कॉर्टिकल रिएक्शन को समझिएगा थोड़ा सा। कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो जैसे ही ये मान लीजिए सेकेंडरी ओसाइट है, और ये मान लीजिए इधर से आया क्या, स्पर्म में, तो सेकेंडरी ओसाइट के एक्रोसोमल रिएक्शन में सेकेंडरी ओसाइट के बाहर पाए जाने वाले जो भी मेम्ब्रेन थे, जो भी लेयर था, वो तो डीजेनरेट हो चुका है। अब जैसे ही ये मेम्ब्रेन डीजेनरेट होता है, तो ये जो स्पर्म है वो कॉन्टेक्ट में आता है किसका, इसका, सेकेंडरी ओसाइट का। और ये सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में जैसे ही क्या आता है, स्पर्म, तब उस कंडीशन में कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद क्या, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी ओसाइट के, उस कंडीशन में कॉर्टिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो सेकेंडरी ओसाइट के जो मेम्ब्रेन है,
इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी ओसाइट के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्मा पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा में ना कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स। जिस तरह से ना रोड पे बिछाई गई जो मतलब गिट्टी होता है ना, उसी प्रकार से कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स पाया जाता है। और ये कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स क्या होता है कि कॉर्टिकल केमिकल्स डेवलप करता है, यानी कि ये क्या निकालता है? केमिकल्स निकालता है, केमिकल्स। यानी कि कह सकते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या है कि सेकेंडरी ओसाइट जो है वो सेकेंडरी ओसाइट कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स डेवलप करता है, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्युल्स जो होता है कॉर्टिकल केमिकल्स डेवलप करता है। अब ये केमिकल्स की भाग क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है? बहुत अच्छा रोल है ये केमिकल्स की। यदि रोल देखा जाए तो ये केमिकल्स क्या करता है कि जैसे ही ये स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है, सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में आता है, तो सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में आते ही ये स्पर्म तो होता है सेकेंडरी ओसाइट के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही ये स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट के अंदर चला जाता है उसके बाद ये केमिकल्स रिलीज होता है। और ये केमिकल्स रिलीज होने के बाद ये केमिकल्स क्या करता है कि प्लाज्मा और इसके बाहर का जो लेयर था जूना पेलिसुडा, वो जूना पेलिसुडा के बीच ये केमिकल्स रिलीज होता है। और इसका सबसे मेन काम ये है कि बाहर की जो लेयर जूना पेलिसुडा है और जूना पेलिसुडा के लेयर को एकदम बहुत हार्ड कर देता है, यानी कि इट हार्ड द लेयर ऑफ जूना पेलिसुडा। अब ये सेकेंडरी ओसाइट के जूना पेलिसुडा के जो लेयर है उसको बहुत हार्ड कर देता है, और जूना पेलिसुडा के लेयर को जब बहुत हार्ड कर देता है तो एक स्पर्म तो इसके अंदर इजैकुलेट हो चुका है, अंदर जा चुका है, और जैसे ही दूसरा स्पर्म ये चाहता है कि फिर से इसके अंदर जाए तो ये जूना पेलिसुडा का जो लेयर है बहुत हार्ड हो चुका है, और बहुत हार्ड हो जाने के कारण यहाँ पे दूसरा स्पर्म जो है वो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर इंटर नहीं कर पाता है। और सेकेंडरी ओसाइट के अंदर इंटर नहीं कर पाता, इसीलिए कहा जाता है कि मात्र एक ही स्पर्म जो होता है वो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर इंटर करता है, यानी कि एक ही स्पर्म जो होता है सेकेंडरी ओसाइट को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। यहां से एक छोटा सा दो वर्ड पढ़ते हैं, एक होता है मोनोस्पर्मी और एक होता है पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी क्या है, पॉलीस्पर्मी क्या है? मोनो का मतलब एक है, स्पर्मी का मतलब स्पर्म, यानी कि जब एक ही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट से फर्टिलाइज करता है, एक ही स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट से जब फर्टिलाइज करता है उसको ना मोनोस्पर्मी कहते हैं। और ये ज्यादातर फीमेल में होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। यानी कि फीमेल में क्या होता है, ह्यूमन के फीमेल में एक ही स्पर्म जो होता है सेकेंडरी ओसाइट को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, इसीलिए फीमेल को मोनोस्पर्मी कहा जाता है। और मोनोस्पर्मी में क्या होता है कि एक ही स्पर्म में सेकेंडरी ओसाइट को फर्टिलाइज करता है, इसलिए एक ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक ही बच्चा का विकास होता है। पॉलीस्पर्मी क्या है? तो पॉलीस्पर्मी में क्या है कि एक से ज्यादा स्पर्म जो होता है सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या चला जाता है, फर्टिलाइज करता है, जिसके कारण एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी एक से ज्यादा होता है। ये ज्यादातर ना जंतुओं में होता है, जैसे कुत्ता को देख लीजिए, पॉलीस्पर्मी काम करता है। एक से ज्यादा जो फीमेल जो मतलब स्पर्म है वो सेकेंडरी ओसाइट को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे ये जो केमिकल्स था, ये केमिकल्स किया क्या? तो जूना पेलिसुडा लेयर को क्या कर दिया? हार्ड कर दिया। और हार्ड करने के क्रम में दूसरा स्पर्म है वो अंदर जाने से नहीं जा पाता, यानी रुक जाता है। यानी कि पॉलीस्पर्मी की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या होती है? मोनोस्पर्मी होती है, ये वो अंदर चला जाता है, लेकिन दूसरा जैसे ही अंदर जाता है ये पहले ही हार्ड हो चुका होता है, इसलिए पॉलीस्पर्मी की क्रिया क्या होती है? रुक जाती है। तो ये केमिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए।
किसी किसी महिलाओं में बाई चांस एक्सेप्शन में पॉलीएस्पर्मी हो जाता है, जिसके कारण ट्विंस डेवलप होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसों में पॉलीएस्पर्मी ना होकर क्या होता है, मोनोस्पर्मी होता है। तो ये कॉर्टिकल रिएक्शन फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा स्पर्म एंट्री किस प्रकार से होता है, तीसरा इवेंट पढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग ना फर्टिलाइजेशन के दो इवेंट एक्रोसोमल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन के बारे में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा जो इवेंट है स्पर्म एंट्री। तीसरा इवेंट जो है वो स्पर्म एंट्री। ये स्पर्म एंट्री में होता क्या है, तो स्पर्म एंट्री में होता क्या है कि जैसे ही कांटेक्ट में आता है सेकेंडरी और साइड के कांटेक्ट में कौन आता है, स्पर्म आता है। समझिएगा, सेकेंडरी और साइड के कांटेक्ट में जैसे ही स्पर्म आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी और साइड है वो प्रोजेक्शन का डेवलपमेंट करता है। प्रोजेक्शन मतलब उभार, इस प्रकार से उभार डेवलप करता है, और इस प्रकार से उभार डेवलप करता है। ये जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को, ये सेकेंडरी और साइड की जो प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन को कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं। कोन ऑफ रिसेप्शन, या फिर इसका एक और नाम है फर्टिलाइजेशन कोन। इसको दो नामों से जाना जाता है। या तो इसको, इस प्रोजेक्शन को जो निकला हुआ भाग है ये निकालता है कब, जब ये कांटेक्ट में आता है तब, तो ये कोन ऑफ रिसेप्शन या फिर फर्टिलाइजेशन कोन कहलाता है, ये जो निकला हुआ भाग है। इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है कि ये फर्टिलाइजेशन कोन जो है या फिर कोन ऑफ रिसेप्शन, ये ना रिसीव करता है। किसको रिसीव करता है, तो स्पर्म, यानी कि ये स्पर्म को क्या करता है, रिसीव करता है। यानी कि जो प्रोजेक्शन निकला हुआ है इट रिसीव्स द स्पर्म। अब ये स्पर्म को जैसे ही रिसीव करता है तो ये स्पर्म एंट्री करता है कहाँ, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। अब ये सेकेंडरी ओसाइट के अंदर एंट्री करता है, तो याद रखिएगा कि सेकेंडरी ओसाइट के अंदर एंट्री तो करता है, लेकिन मैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में आप लोग को ना बताया था, हेड पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है, मिडिल पीस होता है, टेल पार्ट होता है। तो 4 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट में मात्र हेड पार्ट ही, ये स्पर्म जो होता है, स्पर्म का जो हेड पार्ट है वो हेड पार्ट ही सेकेंडरी ओसाइट के अंदर क्या करता है, एंटर मारता है। मिडिल पार्ट, मिडिल पीस, वो मिडिल पीस हो या टेल पीस हो, टेल पार्ट हो, ये सारे के सारे बाहर ही रह जाते हैं। सिर्फ इंटर हेड पार्ट करता है। और हेड पार्ट में मैं बताया था कि एक्रोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाई जाती है। तो एक्रोसोम का वर्क तो पहले ही हो चुका है। न्यूक्लियस पाई जाती है, तो न्यूक्लियस इंटर करता है कहाँ, तो सेकेंडरी ओसाइट के अंदर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के साथ साथ जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स है, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स मैं बताया था उसका निर्माण होता है। वो निर्माण होता है, मैं स्पर्मेटोजेनेसिस में बता चुका हूँ। तो क्या होता है कि जो हेड पार्ट में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और साथ साथ में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स ये दोनों हेड पार्ट में पाए जाते हैं, और यही हेड पार्ट जो होता है एंट्री करता है किसके अंदर, सेकेंडरी ओसाइट के अंदर। अब सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जैसे ही एंट्री करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस, ये सब टेल और मिडिल पीस बाहर ही रह जाते हैं, इसको कोई काम नहीं होता। अब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस करता क्या है, तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। ये 2 प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये दोनों प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। पहले एस्टेरेज निकालता है, एस्टेरेज आपस में जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, पढ़ा चुका हूं। तो ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, और ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने से फायदा क्या होता है, तो मैं बताया था ये सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 1 कर चुका होता है, और मियोसिस 2 करने के लिए वेट करता है, और जब मियोसिस 2 हो जाती है तब ओवम का निर्माण होता है। तो मियोसिस 2 करने के लिए
मियोसिस 2 करने के लिए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना बहुत जरूरी था, और जब तक स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है मियोसिस 2 की प्रक्रिया नहीं होती। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स। और ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स कहाँ पे पाया जा रहा था? हेड पार्ट ऑफ स्पर्म। और जब तक स्पर्म एंट्री नहीं करेगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंट्री नहीं मारेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स एंट्री नहीं मारेगा, स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट नहीं होगा, और स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ओवम में नहीं बदलेगा। यानी कि स्पिंडल फाइबर का जब डेवलपमेंट होता है स्पिंडल फाइबर, तब ये स्पिंडल फाइबर क्या करता है कि इस सेकेंडरी ओसाइट को मियोसिस 2 करवाता है, और मियोसिस 2 होने के बाद ये जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ओवम में बदल जाता है। तो इस प्रकार से स्पर्म एंट्री इवेंट जो था वो खत्म होता है। चौथा हम लोग देखेंगे कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी कैसे होता है वो देखेंगे। इससे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग ना फर्टिलाइजेशन के लास्ट इवेंट देखेंगे कैरियोगैमी। चौथा इवेंट क्या है? कैरियोगैमी। एक कैरियोगैमी के एक और नाम से जाना जाता है एम्फीमेक्सिस। एम्फीमेक्सिस, ये एम्फीमेक्सिस के नामों से जाना जाता है। इसमें होता क्या है देखिएगा, इसमें ना जैसे मैं बताया कि ये सेकेंडरी ओसाइट के अंदर जैसे में स्पर्म एंट्री करता है, तो स्पर्म एंट्री करता है तो स्पर्म में न्यूक्लियस होता है और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या करता है? स्पिंडल फाइबर डेवलप करता है। स्पिंडल फाइबर के डेवलप होने से मियोसिस सेकेंड हो जाता है। तो ये देखिए समझिए प्रोसेस, ये तो सेकेंडरी ओसाइट है, तो सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस 1 तो हो चुका है। मियोसिस 1 हो चुका है तो मियोसिस 1 इस सेकेंडरी ओसाइट के मान लीजिए ये पहले वाला केंद्रक है। अब इसमें इंटर कौन किया? स्पर्म इंटर किया। स्पर्म के इंटर करने से मियोसिस 2 की क्रिया हो गई, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो चुका। तो मियोसिस 2 की क्रिया हो गई, तो जैसे ही ये जो सेकेंडरी ओसाइट है मियोसिस 2 करता है, तो मियोसिस 2 करने के बाद 2 नए केंद्रक का निर्माण होगा। क्योंकि सेल डिवीजन के एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, तो 2 न्यूक्लियस का निर्माण होता है। एक न्यूक्लियस बड़ा होता है और एक न्यूक्लियस छोटा होता है। मान लीजिए ये छोटा वाला न्यूक्लियस है, ये बड़ा वाला न्यूक्लियस है। ये छोटा वाला जो न्यूक्लियस है इसको सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बोल सकते हैं। आप लोग को ओएजेनेसिस में पढ़ा चुके हैं। और ये बड़ा वाला न्यूक्लियस जो है वो ओवम कहलाता है। और ये ओवम का निर्माण कब हुआ? जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, सेकेंडरी ओसाइट के कांटेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये तो पहले से सेकेंडरी ओसाइट का न्यूक्लियस था, और ये जैसे स्पर्म के कांटेक्ट में आया मियोसिस 2 किया। मियोसिस 2 करने के बाद 2 न्यूक्लियस का डेवलप किया। एक न्यूक्लियस कहलाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक ओवम कहलाता है। अब यहाँ से जो स्पर्म में एंट्री किया तो स्पर्म में भी एक क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और स्पर्म में भी एक न्यूक्लियस होगा, तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस मान लीजिए। तो ये देखिए ये हो गया पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। ये स्पर्म का न्यूक्लियस, ये ओवम का न्यूक्लियस, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, ओवम स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो ये दोनों मिलके क्या चीज का निर्माण करता है? जाइगोट का निर्माण करता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? टोटल का टोटल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो ये सारे प्रकर्म जो है कैरियोगैमी में होता है। कैरियोगैमी में होता क्या है कि सबसे पहले सेकेंडरी ओसाइट जो है मियोसिस 2 के दौरान ओवम का निर्माण करता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण करता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी की जैसे ही निर्माण हो जाती है तो साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया होती है। साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव जो होता है विभाजित होता है। कोशिका द्रव विभाजित होता है। एक कोशिका द्रव जो होता है सेकेंडरी पोलर बॉडी को अलग कर देता है, दूसरा ओवम को अलग कर देता है। और ओवम के साथ में जैसे ही स्पर्म के न्यूक्लियस मिलती है तो ये दोनों मिलकर काची का निर्माण करती है? जाइगोट का निर्माण करती है। और इस प्रकार से फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में
जाइगोट का निर्माण फर्टिलाइजेशन के द्वारा हो चुका होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ना फर्टिलाइजेशन के 4 इवेंट्स को देखें, और जैसे ही ये 4 इवेंट्स पूरी तरह से खत्म होती है, जाइगोट का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देखें। अगले लेक्चर में हम लोग फर्टिलाइजेशन के हो सकता है सिग्निफिकेंस देखेंगे, उसके बाद किस प्रकार जाइगोट डेवलप करता है, मोरूला क्या है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, ये सब के बारे में देखेंगे। थैंक्स, इसे सही से पढ़ लें। अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन से संबंधित एक नया टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन को इसी लेक्चर में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी फर्टिलाइजेशन से संबंधित ही है और इसको अलग लेक्चर 10-15 मिनट का बना पाना सही नहीं है। इसलिए इसी लेक्चर में देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है फर्टिलाइजेशन के, यानी फर्टिलाइजेशन के क्या फायदे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऐसे एक बीबीआई टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड लेवल में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी बात की 7-8 सिग्निफिकेंस है, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद ये टॉपिक फर्टिलाइजेशन जो है से खत्म हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में सबसे पहला ये सिग्निफिकेंस है, ये लाभ है फर्टिलाइजेशन का कि इट रीस्टोर द डिप्लॉयड क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना रीस्टोर करता है, मतलब रीस्टोर करता है, वापस लाने का कोशिश करता है किसको, डिप्लॉयड क्रोमोसोम का। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओवम के अंदर हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, गैमेट है ओवम ना, ओवम एक गैमेट है, गैमेट के अंदर हैप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, हम लोग को स्पर्म के अंदर भी हैप्लॉयड क्रोमोसोम होता है, और लेकिन बॉडी के जो सेल है वो बॉडी सेल के अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है। तो ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम का डेवलपमेंट कैसे होगा, मान लीजिए ये तो हैप्लॉयड था, गैमेट से जाइगोट का निर्माण होता है, तो ये भी गैमेट, ये में गैमेट मिलेगा। यदि गैमेट में हैप्लॉयड क्रोमोसोम है तो फिर बॉडी में भी हैप्लॉयड क्रोमोसोम हो जाता, लेकिन बॉडी के सेल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम होता है। तो ये डिप्लॉयड क्रोमोसोम होने के लिए ये जब स्पर्म का हैप्लॉयड और ये सेकेंडरी साइड का हैप्लॉयड दोनों मिलते हैं, तो हैप्लॉयड मिलके डिप्लॉयड का निर्माण कर देता है, यानी कि एन मिलकर 2n डिप्लॉयड क्रोमोसोम का क्या करता है, निर्माण करता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी ओसाइट को स्पर्म से मिलना, यानी कि जब स्पर्म मिलता है तभी जाके डिप्लॉयड क्रोमोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये पहला सिग्निफिकेंस था कि इट स्टोर द डिप्लॉयड क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम का निर्माण करने में फर्टिलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा क्या है, तो इट इंट्रोड्यूस द सेंट्रियोल्स which help in meiosis सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन जब होती है तब जाके क्या चीज का निर्माण होता है, सेंट्रियोल्स का निर्माण होता है। सेंट्रियोल्स का इंट्रोड्यूस कब होता है, जब स्पर्म में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है, वही सेंट्रियोल को इंट्रोड्यूस करवाता है, तब जाके फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको सेंट्रियोल से इंट्रोड्यूस करने से मेयोसिस सेकेंड होता है, जिसके कारण ये जो स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट था वो ओवम में बदलता है। तो यहाँ पे ना फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही मेयोसिस 2 होती है, और मेयोसिस 2 के दौरान ही क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, सिग्निफिकेंस है। तीसरा सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन का, तो इट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एम्ब्रियो, यानी फर्टिलाइजेशन के माध्यम से एम्ब्रियो की क्या सेक्स होगी, सेक्स मतलब लिंग क्या होगी, मेल होगा फीमेल होगा, इसका डिटर्मिनेशन, इसका पता लगाता है कौन, फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही पता लगता है। यानी फर्टिलाइजेशन होती है तब जाके एम्ब्रियो का सेक्स क्या होता है, निर्धारित होता है। ऐसे कैसे होता है, तो जैसे देखिए मैं आप लोग को बता, पहले भी थोड़ा मोड़ा 8वां क्लास 9वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है, सेकेंडरी ओसाइट के न्यूक्लियस होते हैं, और उसके बाद स्पर्म के न्यूक्लियस जैसे ही इसमें मिलता है, तो स्पर्म के न्यूक्लियस में 23 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 क्या होते हैं, एलोसोम होता है, और एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और यही एक
सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सेक्स को डिटरमाइन करने में क्या करता है, भागीदारी निभाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के माध्यम से जैसे ही सेकेंडरी ओसाइट के साथ मिलता है तो सेक्स का डिटर्मिनेशन करने का काम करता है। यानी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन का यह भी सिग्निफिकेंस है कि वो सेक्स को डिटरमाइन करता है, एम्ब्रियो में सेक्स क्या होगी, यानी कि वो मेल होगा फीमेल होगा, इसका क्या करने का काम करता है, तो डिटरमाइन करने का काम करता है। चौथा फर्टिलाइजेशन की यदि बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन का जो चौथा सिग्निफिकेंस है वो चौथा सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे ही जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो जाइगोट का निर्माण होते ही क्लीवेज करने का काम ना करता है। ये क्लीवेज क्या है, तो क्लीवेज एक प्रकार की सेल डिवीजन ही है, लेकिन ये बिना साइज को बढ़ाए हुए सेल डिवीजन करता है। इसके बारे में हम लोग ना आगे डिटेल्स में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो ये क्लीवेज करने का काम करवाता है फर्टिलाइजेशन के माध्यम, तो ये भी एक प्रकार की सिग्निफिकेंस है। इसके बारे में ना डिटेल्स बहुत अच्छा से अध्ययन करना आगे, अगले लेक्चर में यही क्लीवेज के बारे में बताया जाएगा। पांचवा सिग्निफिकेंस यदि देखा जाए तो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है मियोसिस सेकेंड करवाने के लिए, तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण होते ही ये सेकेंडरी ओसाइट के अंदर पाए जाने वाली जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म में क्या होती है, कमियां आती है। तो ये साइटोप्लाज्म में जो कमियां आती है उन कमियों को दूर करने के लिए स्पर्म के जो साइटोप्लाज्म होता है वो भाग लेता है। यानी कि टू फुलफिल द साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, यानी कि सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म को फुलफिल करने के लिए स्पर्म के साइटोप्लाज्म होता है, क्या करता है, भाग लेता है। और यह भी एक प्रकार के फर्टिलाइजेशन के क्या है, सिग्निफिकेंस है। उसके बाद यदि छठा देखा जाए तो इट कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट्स, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन के माध्यम से मेल गैमेट फीमेल गैमेट ये दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो मेल का जो प्रॉपर्टी है फीमेल का प्रॉपर्टी ये दोनों कंबाइन होता है, यानी कंबाइन होकर नया प्रॉपर्टी डेवलप होता है। यानी कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही न्यू प्रॉपर्टी का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। या फिर कंबाइन कह सकते हैं कि पेरेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको कॉम्बिनेशन होता है किसके माध्यम से, तो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से। इसके बाद सातवां देखा जा सकता है सिग्निफिकेंस के रूप में कि एक ही जो स्पर्म होता है वो सेकेंडरी ओसाइट को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। और जो अनदर स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता क्योंकि जूना पेलिस्यूडा के लेयर जो होता है वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के क्या हुए, सिग्निफिकेंस हुई। एक नोट पॉइंट के तौर पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है नोट, ये अलग है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन से अलग टॉपिक है। ये नोट में बता क्या रहे हैं, बता ये रहे हैं कि देखिए सेम स्पीसीज के बीच फर्टिलाइजेशन होना, कभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब स्पीसीज अलग अलग हो और उसके बीच में क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि जो फीमेल का ओवम होता है वो ओवम में एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है, और ओवम में एक ग्लाइकोप्रोटीन का जो लेयर होता है उसको फर्टिलाइजर कहते हैं, फर्टिलाइजर। ये जो फर्टिलाइजर है ओवम के अंदर पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन का क्या है, एक लेयर है। और ये फर्टिलाइजर ओवम के अंदर पाया जाता है। और स्पर्म में मेल के जो स्पर्म है वो मेल के स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजर पाया जाता है, एंटी फर्टिलाइजर। और ये स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजर और ओवम का फर्टिलाइजर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके बीच रिएक्शंस होती है, और ये रिएक्शन जब परिपूर्ण हो जाता है तब जाके फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये रिएक्शन तब परिपूर्ण होता है जब दोनों सेम स्पीसीज का हो, यानी कि ओवम और स्पर्म क्या हो, सेम स्पीसीज का। जैसे ही अलग अलग स्पीसीज का ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइज करवाने की कोशिश की जाती है, उस कंडीशन में फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर रिएक्शन नहीं कर पाते, और नहीं कर पाने के कारण फर्टिलाइज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं होती है। इसीलिए फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा सेम स्पीसीज के बीच में होती है। इसीलिए
ये नोट पॉइंट को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। इस प्रकार से हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन देखें और इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन का जो टॉपिक था वो करीब करीब ओवरऑल हो चुका है। थैंक्स।